नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। वक्त है उत्तराखंड से जुड़ी तमाम अहम खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। देहरादून से ये बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम है। आज सहसपुर दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। सहसपुर दौरा सीएम धामी का, जानकारी दे दें यहाँ पर जन जन की सरकार कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर, शाम 4 बजे लोक संवर्धन पर्व में सीएम धामी शामिल होंगे। परेड ग्राउंड में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, सहसपुर दौरे पर सीएम धामी रहेंगे। यहाँ इस दौरान एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। सहसपुर में जानकारी दे दें, जन जन की सरकार कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल होंगे। इस दौरान समस्याएं सुनते हुए लोगों की नजर आ सकते हैं सीएम धामी। परेड ग्राउंड में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें शामिल होने के लिए सीएम धामी पहुंचेंगे। यहां पर संवर्धन पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं सहसपुर दौरे की बात करें तो यहां पर जन जन की सरकार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम धामी पहुंचेंगे, जहां पर जनता से संवाद करते हुए सीएम धामी नजर आ सकते हैं। वहीं परेड ग्राउंड में संवर्धन पर्व, लोक संवर्धन पर्व कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सीएम धामी शामिल होंगे। जानकारी दे दें, आज 2 बड़े कार्यक्रम जिनमें सीएम धामी शिरकत करेंगे। सहसपुर में जन जन की सरकार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं परेड ग्राउंड में लोक संवर्धन पर्व का आयोजन हो रहा है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यशराज, सीएम धामी आज 2 बड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, कार्यक्रम की क्या रूपरेखा? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज करीब 11:30 बजे वो सहसपुर में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में प्रतिभाग उन्होंने किया। वहीं पर यदि बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये एक विशेष, एक कहा जाए कि लोगों को परेशानियों से बचाने के लिए और खास करके लोग जो सरकारी दफ्तरों का, सरकारी ऑफिसों का चक्कर काटते हैं, उससे मुक्ति दिलाने के लिए जन जन की सरकार जन जन के द्वार एक कार्यक्रम करवाया जाता है, जिसमें लगभग ये कहा जाए कि प्रत्येक जिले में, प्रत्येक ब्लॉक में छोटे स्तर पर भी ये कार्यक्रम होता है, जिसमें उस कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों की समस्याओं को सुना जाता है। और खास करके यदि बात करें लोगों की समस्या, इसमें सुनने के काम जो करते हैं वो वहाँ के या तो जिलाधिकारी रहते हैं, या तो एसडीएम, एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट या अन्य किसी अधिकारियों के द्वारा सुना जाता है, और वहीं पर उसका मौके से ही उसका निस्तारण किया जाता है। तो जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक यदि बात करें तो काफी लोगों ने इसका फायदा उठाया है और काफी लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं। और वहीं पर जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निस्तारण किया जाता है, जैसे जमीन का मामला हो, या पानी, या कोई सदर से मामला हो, या किसी अन्य यानी कि यशराज बात करें तो जन जन की सरकार कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल होंगे और इस दौरान जिस तरीके से लोगों की समस्याएं सुलझाई जाती है उन पर जो है निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। बात करें परेड ग्राउंड में भी लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किया जा रहा है, किस प्रकार की संस्कृति यहाँ पर देखने को मिलेगी इस कार्यक्रम में? जी बिल्कुल, यदि बात की जाए तो शाम करीब 4 बजे परेड ग्राउंड में एक लोक संवर्धन पर्व का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाएगा, जो 15 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। और यही बात करें, इस कार्यक्रमों में विभिन्न विभागों की गतिविधियों और जन भागीदारी पर भी फोकस बना रहेगा। और वहीं पर शाम में यदि बात करें तो शाम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैंप कार्यालय जाएंगे। और वहीं पर यदि बात करें इस संवर्धन कार्यक्रम की, यदि बात करें लोक संवर्धन पर्व कार्यक्रम की यदि बात करें तो इसमें कैबिनेट मंत्री खजान दास भी शामिल होंगे। और खजान दास भी, चूंकि राजपुर से ही यह विधानसभा में पड़ता है, तो खजान दास इसमें ये भी शामिल रहेंगे। और वहीं लोक संवर्धन में कई प्रतिभाग करेंगे और वहां पर भी ये देखी जाएगी कि क्या क्या समस्याएं हैं। जी यशराज, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 जुलाई को उत्तराखंड दौरे पर देहरादून पहुंचेंगे। इस दौरान वो छात्रों की गूंज अभियान के तहत आयोजित संवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और छात्रों और युवाओं से बातचीत भी करेंगे। कार्यक्रम में शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। पार्टी से युवाओं से सीधे संवाद और संगठन को मजबूत देने के लिए एक अहम अवसर मान रहे हैं। तो साथ संवाद करें, और आपने देखा होगा कि छात्र हमारे मेहनत करते हैं और पेपर लीक हो जाता है,
उनका मनोबल टूटता है, वो हत्या आत्महत्या ही करते हैं। तो उनका मनोबल बढ़ाने और उनकी बातें सुनने के लिए वो 17 तारीख को दौरा करें, ये बहुत अच्छी पहल है। आपने देखा कि आज के दिन देश में पेपर लीक का मामला न जाने कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, कितने बच्चों ने खुदकुशी तक की, जो उनको परेशान कर दिया। और ना केवल बच्चे, उनके परिवार, समाज, कितना भारी नुकसान हुआ कि इसका आकलन लग सकता है कभी। बच्चों के साथ अगर ऐसा खिलवाड़ करोगे, उनकी आवाज उठाने के लिए राहुल गांधी जी ने जो देश में जगह जगह, अब हमें खुशी है कि उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड स्टूडेंट्स का भी हब है और यहाँ से बच्चे, क्योंकि इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, यहाँ से पलायन कर रहे हैं, छोटी छोटी नौकरियों के लिए देश के अन्य हिस्सों में जाते हैं। 17 जुलाई को देहरादून आ रहे हैं और नीट की जो परीक्षा लीक हुई, उस परीक्षा में वो देश के अन्य हिस्सों में भी गए। उन्होंने छात्रों से सीधा संवाद स्थापित करने का काम किया और उनको ये भी आश्वस्त किया कि अगर परिवर्तन होगा तो कांग्रेस छात्रों की हितों को, बेरोजगार साथियों के हितों को संरक्षित करने का काम करेगी। युवाओं को आकर्षित नहीं कर रहे। मेन है कि आज जिस तरह से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, नीट का पेपर लीक हुआ, विभिन्न प्रांतों में पेपर लीक हुए और आज कहीं न कहीं युवा अपने आप को हताश महसूस कर रहा है, आत्महत्याएं कर रहा है और कहीं न कहीं कुंठित महसूस कर रहा है। तो उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार पैदा करने के लिए, उनके अंदर एक सकारात्मक सोच डालने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए और उनको भविष्य में क्या वो चाहते हैं सरकार से या क्या उनकी क्या आगामी योजना है, इस बात को लेकर संवाद करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। कल ये बात आई तो हमने कहा कि जितने नौजवान कॉलेजों के बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, हम ज्यादा तो हम पहाड़ से 400 किलोमीटर, 450 किलोमीटर से आते हैं, तो 1-2 बसें तो हम भी करके नौजवानों की राहुल गांधी जी की मीटिंग के लिए 400-450 किलोमीटर से कम 2 बसें हम भी लेंगे, सिर्फ नौजवान की। चलिए हम नजर डालेंगे इस बीच आ रही है एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। बीजेपी ने विभाग संयोजकों की सूची जारी की है। 18 विभागों में संयोजक और सह संयोजकों की नियुक्तियां की है। बीजेपी की ओर से ये बड़ा एक्शन, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इनके निर्देश पर यह नियुक्तियां जारी की गई हैं। प्रदेश मीडिया प्रभारी ने सूची जारी होने की जानकारी दी है। संगठन को मजबूत करने की दिशा में बीजेपी का ये बड़ा कदम देखने को मिल रहा है। बीजेपी की ओर से विभाग संयोजकों में ये बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने भी संगठन को मजबूत करने की कवायदें तेज कर दी हैं। इसी सिलसिले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने उत्तराखंड का दौरा कर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक की है। इस दौरान हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष करण माहरा से खास बातचीत की। चुनावी रणनीति, संगठन की मजबूती और प्रदेश के राजनीतिक मुद्दों पर उनसे विस्तार से चर्चा की। देखिए ये खास रिपोर्ट। 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, वहीं उससे पहले कई ऐसे मुद्दे हैं जो गरमाते जा रहे हैं प्रदेश में। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा। आइए सबसे पहले बात करते हैं सर, यदि चुनावी मोड की बात करें तो आप अपने क्षेत्र में रानीखेत में लगातार सक्रिय दिख रहे हैं। किस प्रकार से आपको लग रहा है कि अभी जो वर्तमान विधायक हैं प्रमोद नैनवाल जी, उनसे आपकी टक्कर होगी? देखिए, मेरे को उनसे कुछ कहना नहीं है क्योंकि वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। बस ये है कि जनता का प्यार मिल रहा है, लोग मेरे करे हुए कामों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, पुराने कामों को याद कर रहे हैं। जो मंदिर, धूनी बनाई, जो रोडें बनाई, जो पंपिंग योजनाएं बनाई, उनको आज लोग याद कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मैं अपने काम में ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। प्रमोद नैनवाल जी क्या कर रहे हैं उसमें मेरा ध्यान कम है। सर, यदि बात करें कि अभी बेसिक कुछ समस्या रानीखेत की, चूंकि रानीखेत को उत्तराखंड का स्वर्ग भी बोला जाता है, तो क्या कुछ बेसिक समस्या है जो लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या पलायन है। गाँव में पानी की दिक्कतें हैं अभी भी, और खासकर अस्पतालों की हालत खराब है और इस सरकार के आने के बाद और दयनीय भी है। इक्विपमेंट्स तो लगाए जा रहे हैं क्योंकि उसमें कमीशन मिलता है, लेकिन डॉक्टर्स नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है, जबकि हमको जरूरत स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की है, स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ की है, हमको स्कूलों में टीचर्स की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा कुछ बिल्डिंग्स बन जा रही हैं लेकिन टीचर नहीं है, अस्पताल में कमरे बन जा रहे हैं, मशीनें आ जा रही है लेकिन उसको चलाने वाला ऑपरेटर नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है और मुझे लगता है समय रहते हुए पानी
शिक्षा और स्वास्थ्य, इन 3 चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। पलायन के लिए ऑब्वियसली छोटे छोटे कुटीर रोजगार वहां लगाने की जरूरत है। होम स्टे को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि अपने घर में रहते हुए लोग रोजगार उत्पन्न कर सकें। प्रमुख समस्या जैसे यदि बात करें या हम बात करें भाजपा की, तो राम मंदिर जो अभी चंदा चोरी हुआ, पहले कहा गया कि केदारनाथ मतलब भगवान शिव के यहाँ, फिर विष्णु भगवान के यहाँ और प्रभु श्री राम के यहाँ, तो लगातार सभी भगवानों के घर में चोरी की जा रही है। इसको सभी नागरिक देश की आजादी के लिए आंदोलन कर रहे थे। उस समय मुस्लिम लीग के साथ जो है सरकार बना रहे थे, उनके संग चुहलबाजी इनकी चल रही थी। तो ये कभी भी भगवान के नहीं रहे, ये कभी राष्ट्र के नहीं रहे। भारत माता की जो असली तस्वीर उसमें शेर नहीं है, बड़ी सौम्य सी आशीर्वाद देती हुई माता है, लेकिन जो आरएसएस की भारत माता बनी है उसमें शेर बना रखा है, डर भय का वातावरण बनाने की कोशिश की है। और वही आज हो रहा है। राम के नाम से मंदिर, और मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, बीजेपी ने उस पर कब्जा कर लिया। जब वहां पूजा अर्चना हो रही थी, साधु संत को मौका मिलना चाहिए। मोदी जी वहां अर्चना पूजा कर रहे थे और संघ के पदाधिकारियों को वहां डाला गया, जो वहां साधु सन्यासी थे उनको बाहर कर दिया गया। और वहां से चोरी भी, चोरी छोटी मोटी नहीं है। जैन समुदाय जो हिंदू जो सनातन धर्म में इसकी एक पद्धति है, उनने चांदी की ईंटें उनने जो दान दी वो गायब पाई गई। स्वर्णकारों ने जो सोने की खड़ाऊ दी थी वो गायब है, गले का हार गायब, और करोड़ों रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया जो आप और हम जैसे लोगों ने वहां भक्तों ने दिया वो गायब है। और बीजेपी और आरएसएस के प्रवक्ता बड़ी बेशर्मी से कह रहे हैं कि भाई राम का था और राम के चेलों ने खा लिया। अरे हम भी तो हैं। 11,000 रुपए मैंने दिए, मेरे भाई ने दिए, मेरी बहन ने दिए, मेरे परिचितों ने दिए। क्या हम लोग राम भक्त नहीं? हमने भी तो राम मंदिर के लिए पैसा दिया था और हमको पूछने का अधिकार है कि हमारे इष्ट देवता का पैसा कैसे खा लिया। केदारनाथ में पहले सोने की चोरी, बुराड़ी में मंदिर बनाने के बहाने से QR कोड से जो चोरी हुआ आज तक नहीं मिला। हालांकि बुराड़ी का मंदिर रुक गया जब कांग्रेस के बहादुर साथियों ने हरिद्वार से केदारनाथ तक पदयात्रा की तो सरकार की हिम्मत नहीं आई, क्योंकि उसमें खुद धामी गए थे उद्घाटन करते, तो रुक गया। लेकिन जो QR कोड से जो चोरी उसका पता नहीं है। उसके अलावा बद्रीनाथ में कर दिया है और एक छोटे कर्मचारी को फंसाया जा रहा है। तो भाई जो बड़े मगरमच्छ कब फंसेंगे क्या बिना किसी की सह के? और बीजेपी का इतिहास रहा है, प्रधानमंत्री जब छोटा कैलाश गए थे आपने देखा होगा, वहां लिखा है, पीछे बोर्ड है जिसमें लिखा है सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस स्थान पर फोटोग्राफी ना करें। और जानबूझ के मोदी ने उसी बोर्ड के आगे फोटो खिंचाई है ताकि लोगों को मैसेज दे सके कि मैं मोदी हूं, मैं जो चाहूंगा वो कर सकता हूं। अरे कहते थे मनमोहन सिंह जी का कंट्रोल जो है सोनिया गांधी के हाथ में, पहले तो ऐसा था नहीं। और अगर सोनिया गांधी का था तो वो पॉलिटिकल लेडी है और पॉलिटिकल परिवार से थी, पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, त्याग का उनका इतिहास है, कोई बात नहीं। लेकिन आपका रिमोट कंट्रोल तो अडानी और अंबानी के हाथ में है, जो राष्ट्र को खोखला कर रहे हैं, राष्ट्र के लोगों को धोखा दे रहे हैं, आपका रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। हमारा मनमोहन सिंह कम से कम प्रेस करते थे सरदार जी, आपने तो अपने पूरे कार्यकाल में एक भी प्रेस नहीं किया। आप तो अक्षय कुमार जैसे इन जैसों से अपनी चमचागिरी करवा के आप प्रेस करवाते हो। तो मौनी बाबा, असली मौनी बाबा तो मोदी है। राम मंदिर की चोरी में आज एक शब्द नहीं बोल रहा। अंकिता भंडारी में बद्रीनाथ आया, केदारनाथ आया, एक शब्द नहीं बोला। हमारे राहुल गांधी ने तो भारत जोड़ो यात्रा में भी अंकिता की न्याय की बात करी। तो ये ऐसी पार्टी है जो ठग है, ड्रामेबाज। और मुझे तो लगता है जिस राज्य में जाता है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया, मुझे पंजाब की धरती ने बुलाया, मुझे आज तक मणिपुर की माँ ने नहीं बुलाया। मणिपुर जल रहा है, पिछले कई सालों से महिलाओं को निर्वस्त्र करके मारा जा रहा, लेकिन मोदी नहीं जाता। इलेक्शन होगा तब दिखेगा। राहुल गांधी भी आने वाले हैं 17 तारीख को, इस पर क्या कहना है? देखिए, नेट का पेपर लीक हुआ, कई बच्चों की जान चलेगी, सुसाइड कर लिया। उससे पहले यहाँ SSSC भर्ती घोटाला हुआ, यहाँ पटवारी पेपर लीक हुआ। इस तरीके की अनेकों घटनाएं घट रही हैं और जो स्टूडेंट्स के रोजगार इत्यादि से सीधे संबंध रखती है। राहुल गांधी यहाँ के जो उत्तराखंड के स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ के शिक्षा ग्रहण करने वाले जो बच्चे हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, इंटरेक्ट करना चाहते हैं, उनकी समस्याओं को समझ के फुल प्रूफ एक सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, जिससे देश में जो मेहनत का बच्चा है, जो मेहनत ये भले ही गरीब बाप का बच्चा है, उसको उसके अधिकार को कोई छीन ना सके, कोई हाकम सिंह डाका ना डाल सके। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे रहेगा कि जब केदारनाथ में सोना चोरी का मुद्दा हुआ था तो आप पैदल यात्रा किए थे हरिद्वार से केदारनाथ तक, तो क्या आपको लगता है कि पैदल यात्रा के बावजूद भी विपक्ष के, जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे तो प्रदेश अध्यक्ष के पैदल यात्रा के बावजूद भी भाजपा के कान में जूं तक नहीं रेंगती है? वो उसको जो मनमानी होता है वही करती है। देखिए, भाजपा ने दिखाया नहीं वो डर रहा है। जब मैंने आप जैसे अनुभवी लोगों को दिखाया, वहां की महिलाओं की, दुकानदारों की वो दिखाई,
कि हमारा रोजगार चौपट हो गया, टैक्सी वालों का दिखाया कि हमारा रोजगार चौपट हो गया, होम स्टे और होटल वाले शिकायत कर रहे थे हमारा व्यापार चौपट हो गया। वो देखे हुए ये घबराए और उस यात्रा का परिणाम ये हुआ कि जो बड़े सेठ थे, कुछ एमएलए थे, एक आध एमपी थे, जो बुराड़ी में मंदिर बना रहे थे, जो हमारा शक्तिपीठ है, ये है ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ, उसका रेप्लिका बना रहे थे, उसका नाम धाम दे रहे थे, वो रुक गया। तो ये कांग्रेस की जीत थी, भले उसको लोगों ने दिखाया या नहीं दिखाया अलग बात है, पर कांग्रेस की वो बड़ी जीत थी और हमने बहुत जोर का मुक्का बीजेपी की नाक में मारा था, जिससे वो आज तक बिलबिलाए हैं, लेकिन चोरी करनी नहीं छोड़ी है। चोर चोरी से जाए, सीना चोरी से ना जाए। तो हमारे साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महाराणा ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस बार का विधानसभा चुनाव जो है कांग्रेस ही जीतेगी और साथ ही साथ इन्होंने राम मंदिर मुद्दे पर भी आरोप लगाया कि भाजपा और संघ के लोग इसमें शामिल हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी। चारधाम यात्रा के बीच सक्रिय मानसून को देखते हुए परिवहन विभाग ने श्रद्धालुओं से अतिरिक्त सतर्कता बरतने की अपील की है। उप परिवहन आयुक्त शैलेश तिवारी ने कहा कि रात में वाहन न चलाएं, तेज बारिश होने पर सुरक्षित स्थान पर रुकें, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में वाहन खड़ा न करें। यात्रा मार्गों पर इंटरसेप्टर टीमें तैनात हैं। परिवहन विभाग, पुलिस, पीडब्ल्यूडी और जिला प्रशासन समन्वय के साथ मार्गों को सुरक्षित और सुचारू बनाए हुए जुटे हुए हैं। विभाग ने इस बार चारधाम यात्रा के लिए काफी अच्छी व्यवस्था की थी और रिकॉर्ड संख्या में यात्री भी चारधाम यात्रा पर आए हैं। अभी भी यात्रा चल रही है, लेकिन चूंकि मानसून की शुरुआत हो गई है, बारिश भी काफ़ी हो रही है, तो मेरा अनुरोध जो चारधाम यात्रा पर जाने वाले लोग हैं उनसे यही है कि आपको रात्रि में वाहन का संचालन मत कीजिए। जब बारिश बहुत तेज हो रही है उस समय गाड़ी का संचालन न करें, उस समय कहीं रुक जाइए आप। लैंडस्लाइड वाले एरिया जो है, क्योंकि अभी लैंडस्लाइड की बहुत संभावना रहती है, लैंडस्लाइड वाले एरिया में गाड़ी को पार्क नहीं करना है। जो एरिया सही है, साफ सुथरा है, जहाँ अगल बगल कोई लैंडस्लाइड जोन नहीं है, वहीं गाड़ी को पार्क कीजिए और गाड़ी में हैंड ब्रेक लगा दीजिए। चलिए हम नजर डालेंगे इसी बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। मौसम से जुड़ी ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। उत्तराखंड में बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। ये बड़ी खबर आपको दे दें, भूस्खलन से प्रदेश भर में 118 सड़कें बंद हो गई हैं। यमुनोत्री हाईवे 27 घंटे से बाधित है, इससे कई यात्री परेशान हो रहे हैं। गंगा यमुना नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश से अब जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। उधम सिंह नगर में 200 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और तवा घाट लिपू लेक मार्ग में भी बारिश दर्ज की गई है। आज 7 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। जानकारी दे दें, उत्तराखंड में बारिश से जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। भूस्खलन के कारण प्रदेश भर में 118 सड़कें बाधित हुई हैं। यमुनोत्री हाईवे की बात करें तो 27 घंटे से ये बाधित है।